हाल। सर, दो नकाबपोश खवातीन अभी अभी किसी लड़की को लेकर क्लिनिक में दाखिल हुई हैं। वो अपने ऑफिस में बैठा काम में मसरूफ था जब उसके डिपार्टमेंट के एक बंदे की कॉल आई जो उसके साथ इस सीक्रेट मिशन पर थे। इसका मतलब एक लंबे इंतजार के बाद ही सही दुश्मन जाल में फंस ही गया। गुड, वेरी गुड। मेरे पहुंचने तक सारी डिटेल्स पता करो। सर, आपके ऑर्डर के मुताबिक अंदलीब अंदर ही है। ओके, मोहतात रहना। हर चीज़ पर नज़र रखो, शिकार हाथ से जाना नहीं चाहिए। यकीनन उनके साथ और लोग भी होंगे। आसपास बैकडोर इस्तेमाल करना तुम लोग। और उन्हें हिदायत देते हुए वो ऑफिस से निकल चुका था। उसके आगे पीछे गार्ड्स और कुछ पुलिस एहलकारों की गाड़ियां थीं। वो जिस पोस्ट पर था, इतना वीआईपी प्रोटोकॉल वो डिज़र्व भी करता था। उसने अपनी जहानत से, अपनी चालाकी और बहादुरी से ये सब कमाया था। हेलो अंदलीप, क्या रिपोर्ट है? वो कान में लगे आले से अंदलीप से कांटेक्ट में था, जबकि हाथ की उंगलियां तेजी से लैपटॉप पर चल रही थी। सर, एक कमसिन लड़की को लाया गया है। सुसाइड केस है। दो खवातीन हैं, जिनमें से एक लड़की की माँ और दूसरी खुद को उसकी खाला बता रही है। वो बहुत रो रही हैं कि कुछ भी करके उनकी बच्ची को बचाया जाए। लड़की की कंडीशन कैसी है? सर, कंडीशन इतनी सीरियस नहीं, क्योंकि कट इतना गहरा नहीं, कोई खतरे वाली बात नहीं है। अब तुम उन्हें बाहर जाकर बताओ कि हालत बहुत सीरियस है, कुछ भी हो सकता है, लड़की की जान खतरे में। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। फिर किसी तरह उनका ध्यान बटाओ, बाकी फारूक देख लेगा। सर, प्लान चेंज है क्या? हाँ, अभी चेंज हुआ है, क्योंकि तुमने जो सिचुएशन बताई है उससे जाहिर होता है कि वो लड़की बहुत अहम है उनके लिए। इसलिए मेन फोकस उस पर रखो। वो यकीनन कुछ ना कुछ जानती होंगी, मगर साथ आने वालियां भी जाने ना पाए। हर तरह से अलर्ट रहो। अंदलीप को इंस्ट्रक्शंस देता वो अपने खुफिया अपार्टमेंट में आन पहुंचा। ओके सर, जैसे आपको ठीक लगे। फिर 1 घंटे बाद डॉक्टर की तरफ से ओके का सिग्नल मिला तो अंदलीब ने फारूक को मैसेज किया और बाहर बेंच पर बैठी खवातीन की तरफ आई। सुने, आपकी बेटी की कंडीशन नॉर्मल नहीं हो रही। आप ये कुछ मेडिसिन बाहर फार्मेसी से ले आए, हमारे पास मौजूद नहीं। उस वक्त अंदलीब ने मसरूफ अंदाज में उन्हें कहा तो उन्होंने तज़बज़ब होकर एक दूसरे को देखा, क्योंकि वो हरगिज़ भी यहाँ से उठने के हक में ना थे। अगर लड़की को कुछ हो जाता या कोई और मसला होता तो वापस आकर उनकी खाल उधेड़ देता उनका बॉस। अरे, आप लोग देख क्या रही हैं, जल्दी जाएं। भाभी, आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ। उसने उसके जाने के 5-7 मिनट बाद अंदलीब ने दूसरी औरत को मुखातिब किया। आपकी बेटी को होश आ गया है, आए, आकर मिल लें आप। वो जल्दी से उठकर अंदलीब के साथ आगे बढ़ी कि कहीं वो लड़की कोई मसला खड़ा ना कर दे। वो जूं ही अंदर दाखिल हुई, अंदलीब ने उतनी ही तेजी से उसकी गर्दन में इंजेक्शन घोंपा। 2-3 मिनट में ही वो जमीन पर ढेर हुई पड़ी थी। अंदलीब ने झुककर उसका नकाब हटाया। माय गॉड, सर, आपका शक ठीक था। वो औरतें नहीं, औरतों के भेष में मर्द हैं। फारूक को बोलो बैकडोर से लड़की को लेकर वहां से निकले। हम ज्यादा देर उधर रखने का उसे रिस्क नहीं ले सकते। बाकी काम तुम लोग निपटा कर निकलो, जैसे मैंने बोला था। ओके सर। फिर जैसे ही वो दूसरी औरत मतलूबा मेडिसन लिए वापस आई, अंदलीब ने बहुत चालाकी से उसे भी मेडिसन ठोक दिया और बेहोश कर दिया। उसके उनके साथी लड़कों ने जल्दी से उन बेहोश पड़े मर्दों को बैकडोर से लाकर गाड़ी में डाला और गाड़ी जन से भगा ले गए। 2 मिनट गुजरे तो क्लिनिक एक जोरदार धमाके से उड़ा, जबकि थोड़ी दूर खड़े उनके आदमी मुंह खोले देख रहे थे कि ना कोई अंदर गया ना बाहर आया। तो ये सब कैसे हुआ? उन्हें अपनी मौत भी सामने नजर आ रही थी, क्योंकि बॉस उन्हें भी नहीं छोड़ेगा। वो अपने अपार्टमेंट में उनका इंतजार कर रहा था। अंदलीब ने उस लड़की को अंदर रूम में लिटाया। कब तक होश आ जाएगा इनको? उसने सामने पड़े आदमियों की तरफ इशारा किया। सर, लाइट डोज दी है, 2 घंटे तक होश में आ जाएंगे ये। ओके, ले जाओ इन्हें और डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म कर दो कि वो फारूक को इंस्ट्रक्शंस देते अंदलीब की तरफ घूमा। ये लड़की कब तक होश में आएगी? उसने प्रोफेशनल अंदाज में पूछा। सर, सुबह तक ही ठीक से पता चल सकेगा, और मुझे इसकी कंडीशन को लेकर कुछ डाउट्स थे, इसलिए ब्लड सैंपल भी भिजवाए हैं लेबोरेटरी। सुबह तक उनकी भी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। ओके, आप इधर ही रुकें, फारूक भी थोड़ी देर तक आ जाएगा, बाकी सुबह देखते हैं। और फिर अगर कोई मसला हो तो मुझे इन्फॉर्म कर लेना पहले। ओके सर। वो चाबी उठाए बाहर निकला। गार्ड्स उसे कवर किए हुए थे। वो अपनी गाड़ी में जा बैठा तो 4 गाड़ियों का काफिला रवाना हुआ वहां से। सर, हवेली जाएंगे? ड्राइवर ने इस्तफसार किया। उसने अपनी बेशकीमत घड़ी पर टाइम देखा। नहीं, हम फार्म हाउस जाएंगे, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी और सुबह भी काम की वजह से जल्दी आना था। हालांकि वो सब जहां भी होते, उन्हें रात हवेली पहुंचना होता था। हवेली शहर से कुछ ही फासले पर वाक़या उनके आबाई गांव में थी।
मामा जान, मुझे अपनी फ्रेंड की तरफ जाना है, एक्चुअली कुछ नोट्स लेने हैं। और आपको पता है पिछले कुछ दिनों में कॉलेज भी नहीं गई तबीयत की खराबी की वजह से, इसलिए जाने दें। इरहा ने अरूसा बेगम को मनाने की कोशिश की। इरहा, तुम जानती हो ना हवेली के उसूल, फिर क्यों मुझे बार बार इम्तहान में डालती हो? ये उनके बेजा लाड प्यार का ही नतीजा था कि पहले जमान और अब इरहा भी हद से ज्यादा जिद्दी और खुदसर हो गई थी। मामा प्लीज, आज लास्ट टाइम, फिर नहीं तंग करूंगी आपको, आज जाने दें। ओके, मुराद घर पर ही होगा, अभी उसे कहो ले जाएगा और इस तरह कोई एतराज भी नहीं करेगा। मामा फिर रहने दें आप, हर वक्त मुराद मुराद, मुझे चिढ़ होने लगी है उस मुराद से अब, मुझे चिढ़ होने लगी है उस मुराद से अब तो। कैसा रूड और बोरिंग किस्म का बंदा है, हर वक्त रोक टोक करता रहता है। इरहा, किस तरह बात कर रही हो तुम? बहुत जल्द शादी होने वाली है तुम्हारी उसके साथ। मामा मैं बिल्कुल भी उससे शादी नहीं करूंगी, वो हठधर्मी से गोया हुई। बकवास बंद करो अपनी तुम, मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ, और जो भी खन्नास भरा है ना दिमाग में, निकाल दो इसको बाहर तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। नहीं जाना तो बैठो आराम से, मैं किसी को बोल कर मंगवा दूंगी नोट्स। अरे मेरी प्यारी मामा, आप हाइपर क्यों हो रही हैं? बीपी हाई हो जाएगा आपका। मैं चली जाती हूँ मुराद के साथ। उसने जल्दी से पैंतरा बदला। नूरा जी, रहा बीबी, मुराद हवेली में है या चला गया? जी अभी तो हवेली में ही है, लेकिन उन्होंने जाना है कहीं, चाय का बोलकर अपने कमरे में गए हैं। अब देखना, सौ सौ सवाल पूछेगा। वो बुड़बुड़ाई और ऊपर उसके कमरे की तरफ बढ़ी। उसका बस चले तो हवेली की तमाम औरतों को कहीं कैद करके रख दे, खड़ूस कहीं का। और घर वाले चले हैं उम्र भर के लिए इसके पल्ले बांधने मुझे। ऑक्सफोर्ड से पढ़ के भी जरा बदलाव नहीं आया, हर वक्त मिर्चें चबाए फिरता है। मेरा क्या दिमाग खराब है जो इससे शादी कर लूं? वो मुंह बनाती दरवाजे के सामने खड़ी उंगलियां चटखाते बुड़बुड़ा रही थी। नाचार उसने दस्तक दी, मगर जवाब निदार। बहरा तो नहीं हो गया? वैसे तो इसको सरगोशियां भी सुनाई देती हैं, अब दरवाजा नॉक हो रहा है तो सुन नहीं रहा, या वैसे ही भाव खा रहा होगा। आखिर को इरहा शाह बकलम खुद चलकर जो आई है उस बदतमीज के पास। इरहा की कभी भी मुराद से नहीं बनी थी, बचपन से वो मुराद से खार खाती थी। वो बहुत ही पॉजेसिव किस्म का बंदा था। वो अपने खिलौने भी सबसे छुपा के रखता था, जबकि इरहा ठहरी आज़ाद पंछी। कभी कभी वो हवेली के इस बंद माहौल से भाग जाना चाहती थी। उसने ख्यालों को झटकते दोबारा दस्तक दी, मगर कोई जवाब ना आया। अब उसे तैश आया कि चलो एक बार तो नहीं सुना होगा, मगर दूसरी बार भी इग्नोर कर दिया। मतलब इरहा शाह को इग्नोर कर दिया। वो गुस्से से नथने फुलाती अंदर आई, मगर वहां तो सिरे से कोई मौजूद ही ना था। लो, मैं कब से खाली कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रही हूँ। वैसे खड़ूस ने कमरा तो बड़ा सलीके से रखा हुआ है। जाहिर है हिटलर की चीज़ों को कौन सा कोई हाथ लगाता होगा। वो नज़र घुमाती बुलंद आवाज़ में तबसरे करने में मसरूफ़ थी। जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर मुड़ी तो सामने देखकर उसकी बेसाख्ता चीख निकल गई उसे, क्योंकि वो बहुत खतरनाक तेवर लिए शर्टलेस खड़ा था। वो गधे के सर से सींग की तरह वहां से गायब हुई, क्योंकि जानती थी अब क्लास पक्की थी उसकी। वो तैयार होकर नीचे आया तो काम वाली को आवाज़ दी। चाय लेकर वो हाजिर हुई। वो वहीं लाउंज में बैठकर चाय पीने लगा जब अरूसा बेगम वहां आई। अरे बेटा, गए नहीं तुम लोग अभी? और इरहा किधर है? इरहा को कहाँ जाना है? आई नहीं थी वो तुम्हारे पास? उसको अपनी दोस्त की तरफ जाना था, नोट्स लेने थे। मैंने बोला कि मुराद के साथ चली जाओ। जी मैं बस निकलने लगा हूँ, आप इरहा को भेज दें, बाहर वेट कर रहा हूँ मैं। इरहा, इरहा जल्दी आओ, मुराद वेट कर रहा है बेटा। वो बिल्कुल भी उसका सामना नहीं करना चाहती थी, मगर जाना भी ज़रूरी था, सो खामोशी से आकर बैक सीट पर बैठ गई। मुराद का मूड पहले ही ख़राब था उसकी इस हरकत पर उसे मज़ीद ताव आया। मोहतरमा इरहा शाह साहिबा, क्या आप उठकर आगे आने की जहमत करेंगी, क्योंकि मैं मैडम का खादिम खास नहीं हूँ। वो चबा चबा कर बोला था। मजाल है कभी ये इंसान तमीज़ से बात करे, हमेशा तंज के तीर बरसाता रहता है। वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाई। आप मेरी बाकी की तारीफ इधर आके कर लें, ताकि मैं भी आपके अकवाले ज़नी से मुस्तफ़ीद हो सकूं। इरहा के सब्र का अब एंड हो रहा था। उसकी चुभती हुई बातों से वो खामोशी से पैसेंजर सीट पर आ बैठी। पूछ सकता हूँ ये दोस्त की तरफ आना जाना बढ़ता क्यों जा रहा है? लो जी, हो गई इन्वेस्टिगेशन शुरू। पुलिस वालों का यही बड़ा मसला है, मगर वो ये सब सोच ही सकती थी सिर्फ। जी नोट्स लेने थे, उसने अटकते अटकते जवाब दिया, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। तो खुद जाना ज़रूरी था, बोल देती मैं ला देता। वो कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस भी करना था रुमैसा से। और थोड़ी देर पहले वाली हरकत के बारे में क्या जवाब देंगी आप? अखलाकियात किधर जा सोई हैं आपकी? यूं यूं किसी के कमरे में मुंह उठाकर चले आते हैं क्या?
वो जिस बात से डर रही थी वही हुआ। जो इरहा की गलतियों को नज़रअंदाज कर दे वो मुराद शाह ही क्या। उसने दिल में सोचा, अगर तुम्हारी हर गलती को नज़रअंदाज कर दिया तो तुम्हें एहसास कैसे होगा अपनी गलतियों का। या खुदा, ये तो पता था कि इसकी समात बहुत तेज़ है, मगर आज पता चला ये कि ये दिल की बातें भी सुन लेता है। कुछ पूछ रहा हूँ मैं। उसे खामोश देखकर वो दोबारा उससे मुखातिब हुआ। मैंने 2 बार दस्तक दी मगर कोई जवाब नहीं आया तो मैं अंदर चली गई। और आपको भी तो शर्म आनी चाहिए ना ऐसे फिरते हुए। पहली बात, अगर कोई जवाब नहीं देगा तो क्या आप किसी के भी कमरे में चली जाएंगी? और दूसरी बात, मैं अपने कमरे में था, पूरी हवेली में ऐसे नहीं घूमता हूँ मैं। वो जानती सॉरी, इरहा ने हार मानी क्योंकि वो जानती थी कि वो मुराद शाह से बहस में जीत नहीं सकती। क्या सॉरी? अपनी हरकतों को दुरुस्त करो लड़की। लड़कियों को एहतियात करनी चाहिए। ज़रा सी लापरवाही से न जाने कैसे कैसे नाजुक आबगीने टूट जाते हैं। ओके एसपी मुराद शाह साहब, इरहा ने जान छुड़ाने को जल्दी से कहा। मुराद ने तासुफ से सर झटका। कितना टाइम लगेगा उधर? उसने गाड़ी रुमैसा के घर के सामने रोकी। घंटा लग जाएगा, मैं फ्री होकर हवेली फ़ोन कर दूंगी। ओके, अगर कोई ना हुआ हवेली तो मुझे फ़ोन कर देना, आ जाऊंगा मैं। ओके, खुदा हाफिज़ कहते साथ ही वो बाहर निकली। मेरी शक्ल पर उल्लू लिखा है जो आपको बुला लूँ। वो बुड़बुड़ाते हुए घर के अंदर दाखिल हुई तो वो गाड़ी जन से भगा ले गया। सुबह वो नाश्ते के बाद ही निकल गया था। क्या रिपोर्ट है? उसने अपने राइट हैंड फारूक से पूछा। सर, अभी तो मुंह नहीं खोला मगर ज़्यादा देर मज़ाहमत नहीं कर सकेंगी। और लड़की की क्या अपडेट है? उसने अंदलीब से पूछा। सर, उसने उठते ही शोर करना शुरू कर दिया था। उसके साथ सीरियस किस्म का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और जो दूसरी परेशान करने वाली बात सामने आई है वो रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि वो काफ़ी अरसे से ड्रग्स ले रही है या उसे दिए जा रहे हैं। जिस तरह वो होश में आने के बाद रिएक्ट कर रही थी उससे उसका मेंटल कंडीशन बखूबी अंदाज़ा हो चुका है हमें। शायद उसे बुरी तरह मेंटली टॉर्च भी किया जाता हो। और उसने मज़ीद पूछा, फिज़िकली वो बिल्कुल फिट है मगर दिमागी लिहाज से तकरीबन अब नॉर्मली हो चुकी है। और एक और बात सर, उसकी जितनी उम्र क्लिनिक में लिखवाई गई थी मुझे वो बिल्कुल गलत लगी क्योंकि वो कहीं से भी 21 साल की नहीं लगती, बमुश्किल 17-18 की होगी। अंदलीब ने तमाम डिटेल्स उसे बताई। वो कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस कर रहे थे कि अंदर से भरपूर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। अंदलीब अंदर गई तो वो हिजियानी होती अपनी बैंडेज उतार रही थी। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग? मैं जान से मार दूंगी सबको, हाथ नहीं लगाना मुझे। वो किसी भी तरह अंदलीब के काबू में नहीं आ रही थी। उसकी कलाई से खून रिसना शुरू हो गया था। सर सर प्लीज़ अंदर आए। लड़की, ये पागल लड़की खुद को नुकसान पहुंचा रही है। अंदलीब की आवाज़ पर वो भाग कर अंदर आया। वो खुद को नोच रही थी। मीर ने आगे बढ़कर उसका बाजू थाम कर रुख अपनी तरफ मोड़ा। खामोश, बिल्कुल खामोश, आवाज़ ना आए अब तुम्हारी। मीर ने गरजदार आवाज़ में कहा तो वो सहम कर अंदलीब के साथ चिपक गई। आंसू तेज़ी से गालों को भिगोने लगे। बैंडेज चेंज करो इसकी, उसने अंदलीब को कहा और उस पर निगाह डाली। वो डर के मारे आंखें ज़ोर से बंद किए हुए थी। मीर जहाँ का तहाँ रह गया। बल्कि बिल्कुल सुनहरे बारबी डोल जैसे बाल, दूधिया रंगत, छोटी सी नाक, गहरे गुलाबी होंठ और होंठ के कट से थोड़ा सा ऊपर स्याह तिल। ये नहीं था कि उसने हसीन चेहरे नहीं देखे थे। वो जिस खानदान का चश्मो चराग था, हुस्न उनके खानदान की मीरास था। वो खुद भी हसीन तरीन था। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, वो लड़कियों का ड्रीम बॉय था। उसकी फैमिली में सभी खूबसूरत थे मगर वो तो जैसे अपने ख़ानदान का मास्टरपीस था। मगर उसके दिल को आज तक कोई लड़की भाई ही ना थी। वो उसे यकतुक देखता गया। जब उसकी तरफ से कोई पेशरफ ना हुई तो उसने धीरे से आंखें खोली। मीर की नज़रों की तपिश ने उसे मज़ीद खौफज़दा कर दिया। उसने हाथ छुड़वाने की कोशिश की तो मीर होश की दुनिया में वापस आया। उसकी बड़ी बड़ी लाइट स्काई ब्लू आंखों में इतना खौफ था कि मीर पहली बार चौंका। अंदलीब बैंडेज और कुछ मेडिसन लिए कमरे में दाखिल हुई तो वो तेज़ी से बाहर निकला। फारूक, जी सर, चलो, कहते साथ ही वो बाहर निकला। फारूक उसके पीछे हो लिया। पूछने की हिम्मत उसने नहीं की क्योंकि उसके तासुरात इतने ख़तरनाक थे कि फारूक को खौफ महसूस हुआ। अल्लाह खैर, आज किसकी मौत आई है मिर्शा के हाथों। इंतहाई रैश ड्राइविंग करता वो सीक्रेट सेल सेक्शन एंटर हुआ। किधर हैं वो दोनों? उसने पीछे आते ही फारूक से पूछा। सर वो सेकंड लास्ट सेल में बंद है। ओके, तुम इधर ही रुको, पट्टी खोलो। उसने अंदर आते ही ऑर्डर दिया। वो दोनों घुटनों के बल ज़मीन पर बैठे थे, हाथ पीछे को बंधे थे उनके। वो इंतहाई सर्द तासुरात लिए उनके बिल्कुल सामने चेयर पर आन बैठा। तुम जाओ, उसने पास खड़े बंदे को इशारा किया। 2 ऑप्शन है तुम लोगों के पास, ज़िंदगी या मौत, चूज़ कर लो क्योंकि मेरी नेचर है कि मैं
कि मैं सामने वाले को एक मौका ज़रूर देता हूँ कि वो अपने लिए जो बेहतर समझे सिलेक्ट कर ले। मार दो, मगर हम तुम लोगों को कुछ नहीं बताएंगे, उनमें से एक बोला। मौत इतनी आसान तो हरगिज़ नहीं होगी तुम लोगों के लिए। उसने रिलैक्स अंदाज में बैठते हुए सिगरेट सुलगाई। तुम जो भी कर लो, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे ऑफिसर, वो निडर होकर बोले। ओके, तो फिर पहले थोड़ा तारुफ हो जाए, शायद तुम लोगों का इरादा बदल जाए। तुम जो भी हो जान लो, हमसे तुम्हें कोई फ़ायदा हासिल ना होगा। भाई दाद देनी पड़ेगी तुम लोगों की वफादारी की तो, वो ठंडे ठार लहजे में बोला। खैर, नाचीज़ को मीर शाह कहते हैं, बाय द वे नाम तो सुना ही होगा। उसने गहरा कश लेते धुआं उनके मुंह पर छोड़ा तो वो खांसने लगे। अब पता नहीं ये धुएं की वजह से हुआ था या उसके तारुफ की वजह से, जो भी था चेहरे की रंगत साफ बता रही थी कि वो पहचान चुके थे उसे। शक तो उन्हें उसके ऑप्शन देने वाली बात पर ही हो गया था। ये मीर शाह की आदत थी कि वो खुद कुछ भी करने से पहले सामने वाले को मौका ज़रूर देता था। ज़्यादा बातें ना मैं करता हूँ और ना सुनता हूँ, टू द पॉइंट बात करते हैं। ऑप्शन चूज़ कर लो तुम दोनों, फिर उसी हिसाब से बात आगे बढ़ाते हैं। उन्हें मरने का कोई खौफ ना था, मगर सामने बैठा वो शख्स मौत भी ऐसी देता था कि मौत को भी खौफ आए। तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, वह इंतहाई खुश्क लहजे में बोलता दूसरी सिगरेट जला चुका था। क्या पूछना चाहते हो? वो यकजुबान बोले थे। जिस लड़की को तुम यहाँ लेकर आए थे उसके बारे में जानना चाहता हूँ, हर बात छोटी से छोटी, और अगर गलत बयानी की तो अंजाम की जिम्मेदारी मेरी कोई नहीं है। हम उस लड़की के बारे में जितना जानते हैं बता देते हैं, मगर उसके बाद तुम हमें जाने दोगे, इसकी क्या गारंटी है? मीर शाह का कह देना ही गारंटी है, वरना जानते हो ना तुम लोग। फिर जूं जूं वो बोलते गए, कुर्सी के बाजू पर मीर शाह का दबाव बढ़ता गया। आंखें अंगारों की मानी दहकने लगी और जबड़े जब्त से भींच गए। उन्हें जो भी मालूम था शराफत से बता दिया उन्होंने, क्योंकि अभी तो वो ऑप्शन दे रहा था, मगर उसके बाद वो उनसे उस लड़की और बॉस दोनों के मुतालिक इन्फॉर्मेशन भी निकलवा लेता और जान से भी मार देता। अब हमें जाने दो ऑफिसर। अकबर, उसने बाहर खड़े एक एहलकार के हाथ से एक नोट पैड मंगवाया, फिर उस पर कुछ हरूफ घसीटे, फिर तह करके उसकी तरफ बढ़ा दिया। अपने बॉस तक पहुंचा देना, अगर सलामती चाहते हो तो, क्योंकि मैंने तुम दोनों की खासी सिफारिश की है, और हाँ, खोलने की गलती करोगे तो पछताओगे, यकीनन। सर, एक खबर है। हाँ बोलो, क्या बात है? वो अभी अभी शहर से लौटा था। सर, वो जिस मैडम साहिबा पर आपने नज़र रखने का कहा था वो अभी अभी घर से बाहर निकली हैं, वो भी अकेली। ज़बरदस्त। किधर है इस वक्त? उसकी आंखों की चमक एकदम बढ़ी, जैसे शिकार को देखकर शिकारी की आंखें चमकने लगती हैं। सर, वो एक शॉपिंग मॉल में दाखिल हुई हैं अभी। गुड, अब मैं जैसा बोलूँ वैसा करते जाओ तुम। मैं अभी पहुँचता हूँ थोड़ी देर तक। ओके सर। वो जल्दी से जैकेट पहनता कमरे से बाहर निकला। आंधी तूफान बना सीढ़ियाँ उतरा, जब बीजान ने आवाज़ देकर उसे रोका। वो जितनी भी जल्दी में था, मगर बीजान की बात सुने बिना नहीं जा सकता था। अभी तो आए थे, फिर किधर को चल दिए? मेरी प्यारी बीजान, एक बहुत ज़रूरी काम है, बस थोड़ी देर तक वापस आ जाऊँगा, प्लीज़ अभी जाने दें। अब जाऊँ मैं? हाँ हाँ, पहले तो तुम मेरे कहने पर ही आते जाते हो ना। वो खफा हुई थी। चले नहीं जाता। उसने फर्मा बरदारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बस बस, ये बताओ जा कहाँ रहे हो? शहर जा रहा हूँ, वो जल्दी से कहता हुआ निकलता चला गया। तुम बस उसका ध्यान बटाओ, मैं रास्ते में हूँ। अरे बेटा, मेरी एक मदद कर दो, मेरी बेटी तुम्हारी हम उम्र है, कल उसकी सालगिरह है, मैं उसके लिए कोई तोहफा लेना चाहता हूँ, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा क्या लूँ। पर अंकल, हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, मैं कैसे सिलेक्ट करूँ? अरे बेटा, अपनी पसंद से कुछ भी ले दो, मुझ बूढ़े से तो बेहतर ही लोगी ना। ओके फाइन, आप आए मेरे साथ। वो अपने स्टाइलिश कट बालों को झटके से पीछे करते हुए बोली थी और आगे बढ़ गई। उसने काफ़ी चीज़ें दिखाई, मगर वो कोई ना कोई बात करके वापस करवा देता। अब वो आजिज़ आ चुकी थी उस आदमी से। वो बस उसकी उम्र का लिहाज कर रही थी। अंकल, आपको वाकई कुछ लेना है या मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप? अब वो जिद चोकर बोली। ओके बेटा, जो ठीक लगे ले दो। वो आदमी अब साइड पर होकर खड़ा हो गया, क्योंकि वो उसका ध्यान बटाकर काफ़ी टाइम वेस्ट करवा चुका था उसका। उसने अपनी मर्जी से दो चार चीज़ें लेकर उसे पकड़ाई, और अब वो काउंटर पर जाकर ताकि बिल पे कर दे, और ख़ुद अपनी चीज़ें देखने में मसरूफ़ हो गई। पहले उसे कुछ बुक्स लेनी थी तो वो बुक शेल्फ की तरफ बढ़ी, फिर उसने अपने लिए एक वॉच पसंद की। एक दो और चीज़ें लेकर वो बाहर निकली जब किसी ने बाजू से पकड़कर दबोचा।